द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं सलीम मलिक साहब। मलिक साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और हम सब नामी ऑनलाइन मैगजीन में रेगुलरली लिखते हैं। आजकल बेदारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ औरतों के इश्यूज पे काम कर रहे हैं और इन्होंने मास्टर्स किया ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मलिक साहब, आपका एक आर्टिकल मैं देख रहा था 9 मई के हवाले से, जिस दिन पीटीआई के लोगों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला किया और जीएचक्यू पे हमला किया और दीगर शहरों में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाइयां की। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे वर्कर नहीं थे, ये तो कोई जिसको कहते हैं एजेंट प्रोवोकटोर, यानी वो ऐसे एजेंट्स शामिल कर दिए गए थे हमें, जिन्होंने हमें बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई की। और यासीन मलिक की बीवी जो हैं मिशाल मलिक, उन्होंने 2 दिन पहले दौरा किया जिना हाउस का और ये कहा कि ये तो भारत की साजिश थी। तो कैसे देखते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को? मैं तो ऐसे नहीं देखता। मेरा ख्याल है ये तो बहुत आसान है किसी पर भी ब्लेम थोप देना, और खास तौर पर भारत पर ब्लेम थोप देना जी। तो उसका फिर नुकसान ये है कि हम इनवर्ड कभी देख नहीं पाते और ये नहीं कर पाते कि हमने किया क्या है। जैसा कि मैंने तो आर्टिकल में लिखा है जी कि 9 मई हमारे लिए सरप्राइज ही क्यों है। जी जी। क्या ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि इतने हंगामे हुए हैं? हम अपने नौजवानों की तरबियत कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी है? मुकालमे की गुंजाइश कितनी है? हम कहाँ पीस सीखते हैं? तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। हाँ। जिस तरह से हम अपने मुआशरे में, हमारे मुआशरे में जितना वायलेंस है और जैसे मुकालमे की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है किसी साइड पर भी, ना मजहब में, ना सियासत में, ना आप जरा सी कोई बात करना चाहें तो या आप गद्दार हैं, या आप ब्लास्फेमस हैं, या आप बहरहाल कोई ना कोई इतना सीरियस इल्जाम आप पर लग जाएगा। तो उसमें फिर ऐसा ही होगा ना। मेरे लिए तो ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं था कि जब नौजवान इकट्ठे होंगे, उनके पास उनको एक पीछे से चीज एक फीड की हुई है इतने अरसे से, तो हमने नेगोशिएट करके तो कभी कोई अपना मकाम हासिल किया नहीं है। हमने जो भी करना है ताकत के जोर पर करना है। तो आई डोंट थिंक कि ये 9 मई का कोई भी वाकया हमारे लिए सरप्राइज होना चाहिए। इसकी हमें तवक्को होनी चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है इसी की तवक्को होनी चाहिए जो कुछ हम कर रहे हैं। अच्छा, आपने उसमें लिखा मलिक साहब के औरिया मकबूल जान, जैद हामिद और वीना मलिक ने कहा है कि हम बहुत ही स्पेशल कौम हैं। तो कैसे हम स्पेशल कौम हैं? ये इसको मतलब वीना मलिक को तो साथ शामिल करने का मतलब उसको स्टायर बनाना है, लेकिन बहरहाल वो कहती भी हैं, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है ना कि भाई हम स्पेशल कौम है। पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना, हम पर अल्लाह की खास मेहरबानी है। ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना है। इस मुल्क में अल्लाह का निजाम चलता है। इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है। हमारे आइन में ये लिखा हुआ है, हाकमियत अल्लाह अल्लाह की है। जिसका नतीजा ये है ना कि कोई भी फिर जवाबदेह नहीं है ना जी। जैसा ये चल रहा है, जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क की अक़वाम आलम में जो हमारी इज्जत है, जो हमारे लोगों की पॉवर्टी है, हमारे यहाँ जितने इश्यूज हैं, जितने मसाइल हैं, जितने जराइम हैं, तो ये सारे, यानी अगर इन सारों को आप अल्लाह की हकमियत पे थोप दें तो इसका बुनियादी मतलब तो ये है ना कि और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चूंकि ये तो अल्लाह चला रहा है। तो असूलन तो ये होना चाहिए ना, हर चीज सारी दुनिया अल्लाह चला रहा है, लेकिन आपको अपना मुल्क तो खुद चलाना चाहिए ना, और जो चलाने वाले हैं ताकि फिर उसके जिम्मेदार ठहराए जाए। जी, मैं पिछले दिनों कब्रिस्तान मियानी साहब, जो लाहौर का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहां से गुजरा तो वहां वासिफ अली वासिफ साहब का एक कॉल पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। वासिफ अली वासिफ आपको पता है, एक मशहूर सूफी थे, मॉडर्न सूफी कह लीजिए। तो अब ये कोटेशन वहां लगी हुई है और लोग बड़े इंप्रेस होते हैं इसको पढ़ के। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि 71 में फिर क्या हुआ था और अब क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की? सिर्फ 71 तो एक वाकया है ना, जो मुसलसल हमारी हालत है, क्या वो ये उस कोटेशन में रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता?
असल बात तो ये है ना कि जब कोई भी कोटेशन आप पढ़ते हैं, जब लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक, कहीं भी लिखा है पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है, पाकिस्तान नूर है, पाकिस्तान अल्लाह का एक तोहफा है, जो पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो क्या ये वाकई है? हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे ये जाहिर होता है कि हम एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हैं? क्या हम अपने शहरियों के हकूक पूरे कर रहे हैं, बहुत ही बुनियादी हकूक? क्या मजहबी आजादी है इस मुल्क में? क्या खुशी है इस मुल्क में? क्या इंसानों के दरमियान बराबरी है इस मुल्क में? क्या इंसाफ है इस मुल्क में? क्या रोजगार है इस मुल्क में? क्या है इस मुल्क में जिसको आप इतनी बड़ी हस्तियों और ऐसे इस तरह के नाम दे रहे हैं? क्या वो इसके साथ मैच खाते हैं, लग्गा खाते हैं या नहीं? मतलब है, आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा है मुझे इसीलिए बहुत पसंद आया कि हम सारे पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत शानदार हो, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरह की बातें करें जिस तरह की वासिफ या औरिया मकबूल जान कर रहे हैं। हम बातें तो वो करें ना जो ओरिजिनल है, जो ट्रूथ है, ताकि हम उसको करेक्ट करने के लिए कुछ कर सके। जी, हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई जिसमें जो इंडिपेंडेंट माइंडेड व्लॉगर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया कि वो इंडिया के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक आर्गुमेंट उनका ये था कि पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसलिए आप पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। तो उनका मैंने जवाब दिया और मैंने उनसे ये पूछा कि वो 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, उनको आप क्या कहेंगे, उनको इस मुल्क ने क्या दिया है? और इतने सीनियर लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता कि एक एक पैमाना होता है सोशल मोबिलिटी का, कि पाकिस्तान में सोशल मोबिलिटी कितनी है। और जहां तक कुछ लोगों के तरक्की करने की बात है, तो वो तो दुनिया का सबसे बैकवर्ड मुल्क भी आप ले लें, उसमें भी कुछ लोगों ने 75 साल में डेफिनेटली तरक्की की होगी। देखना यह है कि कितने फीसद लोगों ने तरक्की की, कितने फीसद लोगों को तालीम की, सेहत की सहूलतें मैसर है, कितने लोगों को रोजगार की सहूलत मैसर है। तो ये हमारे जो है बड़े बड़े लोगों के जहन में ये सिंपल बातें क्यों नहीं आती? पता नहीं, मेरा ख्याल है जो इतने बड़े लोग हैं वो तो ये कहना चाहिए कि वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, उनसे कुछ भूला हुआ नहीं है कि हमारे स्टेटिस्टिक्स क्या हैं। कंस्पायरेसी थ्योरी पर जितना मर्जी आप बिलीव कर ले, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं और उनमें हर रोज तकरीबन 13,000 बच्चों का इजाफा होता है, हर रोज 13,000 बच्चों का इजाफा होता है। लिहाजा जब पहले ही 2.5 करोड़ है तो वो हम कहीं भी उनको संभाल नहीं पा रहे। फिर सिर्फ वही नहीं, उन 2.5 करोड़ बच्चों की माएं भी हैं जो किस हाल में हैं। यानी अगर कोई माँ इस हालत में है कि वो 2023 में उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो उस माँ की क्या हालत होगी। अभी अभी जो जिस ट्रेनिंग से मैं निकल के बाहर आया हूं, तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि हम एक डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप में, और ये सारे यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे लोग हैं, 30 लोग बैठे हुए हैं। तो 15 लोगों को एक अलग जगह पे बिठा दिया और मैंने कहा कि जब इस मुल्क में एक बच्ची पैदा होती है तो लोगों के क्या तासरात होते हैं। और एक दूसरे ग्रुप को ये कह दिया कि जब इस मुल्क में कोई बच्चा जिसको कोई माजूरी होती है वो पैदा होता है तो क्या तासरात होते हैं। और जब वो लोग वापस आए और उनको हमने जो चार्ट्स वो बना के लाए, जो बातें उन्होंने लिखी, उनको हमने वॉल पर हैंग किया और उनके सामने खड़े होकर देखा तो 90% बातें सेम है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो आधी आबादी है औरतों पर जो मुश्तमिल है, उनको हमने बिल्कुल डिसेबल रेंडर किया हुआ है। उनको तमाम सारे के सारे वो मसाइल हैं जो उन लोगों को होते हैं जिन्हें खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी होती है, जो कि नेचुरली हो सकती है, एक्सीडेंट से हो सकती है या किसी वजह से, वो तो एक मजबूरी है। लेकिन यहां पर तो जो लोग बिल्कुल दुरुस्त हाथ पांव दिमाग टांगों के साथ, सारे अज़ा के साथ, सारी सेंसेस के साथ पैदा होते हैं, उनमें आधी औरतें हैं और उनकी क्या हालत है। फिर अभी इनके जो सबसे बड़े मसले बन जाते हैं, जैसे ये पिछले दिनों ट्रांसजेंडर बिल सामने आ रहा था। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? एक शख्स अपने आप को जो कहना चाहता है वो कहे ना। अगर कोई शख्स अपने आप को कहना चाहता है मैं मर्द हूं तो वो मर्द है। अगर कोई शख्स अपने आप को कहना चाहता है मैं औरत हूं तो वो औरत है। अगर कोई शख्स कहता है नहीं मैं फील करता हूं, मैं दिखता तो मर्द हूं लेकिन मैं अंदर से औरत हूं, एंड दिस इज नेचुरल,
तो उसमें क्या हर्ज है? आप उसको अपने आप को ये समझने की, अपनी समझ बूझ और फीलिंग के मुताबिक आजाद जिंदगी गुजारने की इजाजत क्यों नहीं देते? या आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपका मजहब कौन सा है, यानी इस बात की आजादी नहीं है, आपकी जिन्स कौन सी है इस बात की आजादी नहीं है। तो ये वो वाले इतनी यानी शख्सी आजादी जो एक इंसान को की रियल खुशी का बायस है, जिस पर कोई पैसे नहीं लगते, उसके सिलसिले में इतने ज्यादा मसाइल हैं, तो फिर और बाकी मामलात, सोशल और पॉलिटिकल मामलात और मुआशी मामलात जो कि इस दुनिया में इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको हम कैसे हल कर पाए? जी, ये तो हमारी इस्लामी जो कोर्ट है, शरिया कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट, उसने भी कह दिया है ना कि ये जो शिक है ये गैर कानूनी है, गैर इस्लामी है। अच्छा सर, आज के अखबार में एक स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ बिलावल जरदारी भुट्टो की, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए है। जौहरी प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तानी कौम के लिए भुट्टो का अजीम तोहफा है। उन्होंने कहा था कि हम घास खा कर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर रहेंगे। तो ये खित्ते में अमन व इस्तेहकाम क्या वाकई आया? क्योंकि कारगिल की जंग भी हमने देखी, उसके बाद जो है मुंबई अटैक भी हमने देखे, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो इतने फ्रीक्वेंट जो है वो फायरिंग होती रही। तो कितना कितना एक अमन इस्तेहकाम आया इस न्यूक्लियर डिटेरेंस जिसको कहते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि बाकी खित्तों में न्यूक्लियर डिटेरेंस ने काम किया, साउथ एशिया में तो इसने काम नहीं किया, वरना कारगिल की जंग क्यों होती? अब जो हर कोई है ना, वो जाहिर है, भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे और हम घास खा रहे हैं। कौम आप मतलब है, जो कौम की हालत है, मुआशी हालत है, जो खुराक का मसला आने वाला है और ऑलरेडी आ चुका है, जो महंगाई की सूरत हाल है, तो हम में से बहुत सारे तो असल में घास ही खा रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए भी अमन की डेफिनेशन अब इंप्रूव कर गई है। मतलब जो कुछ यूरोप और मगरबी दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद, दूसरी जंग अजीम से सीख कर जिस तरह से उन्होंने अमन कायम किया अपने खित्ते में, तो अब अमन की तारीफ ये नहीं है कि दो मुल्कों में जंग नहीं हो रही तो वो अमन है। अब अमन की असल डेफिनेशन ये है कि दो मुल्कों में जंग नहीं हो रही और अगली कई दहाइयों में जंग होने का कोई खतरा भी नहीं है, कोई इम्कान भी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि अमन है, ताकि दो मुल्कों के लोग आपस में सुकून से बैठकर, यहां तो कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई फायरिंग, कोई ना कोई छोटी मोटी गोली इधर उधर से नहीं चलती। कोई दिन नहीं ऐसा जाता जिस दिन हम उनको दुश्मन कहते हुए उन पर इल्जाम नहीं लगाते और वो हमें दुश्मन कहते हुए हम पर इल्जाम नहीं लगाते। तो इसको अमन नहीं कहते। अमन उसको कहते हैं जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान है। देखो, आज से कितने साल पहले, 80 साल पहले, उन्होंने एक दूसरे के मिलियंस ऑफ पीपल कत्ल किए हैं, एक दूसरे के मुल्कों पर कब्जा किया है, चढ़ाई की है, क्या नहीं किया। और अगर वहां पर ये पॉसिबल है कि इस वक्त जर्मनी और फ्रांस का आपस में इतना ट्रस्ट है कि अगली कई दहाइयों में किसी तरह की कोई जंग होने का या एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई इम्कान नहीं है, वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी सीरियस सर्विलेंस या कोई स्पाइंग नहीं करते, कोई एक दूसरे की वीजों पे पाबंदी नहीं है। जैसे आप क्रॉस करते हैं एक सरहद से दूसरी में दाखिल होते हैं तो किसी को पता भी नहीं होता कि आपने सरहद क्रॉस कर ली, ठीक है, उसको कहते हैं अमन। क्या वो अमन इस एटम बम से आ गया है? एटम बम चूंकि पूरे पैकेज के साथ जिन मुल्कों में आया है, मतलब फॉर एग्जांपल लोग अमेरिका ने बनाया, जो अब उसकी बर्तरी थी, उसने जंग के खात्मे के लिए नहीं एटम बम बनाया था, उसने बनाया था ताकि दूसरों पर उसकी बर्तरी रहे। फिर जब बाकी लोगों ने बना लिया तो उनके दरमियान डायरेक्ट वार के चांसेस कम हो गए, सोवियत यूनियन और अमेरिका के। तो थोड़े से मामलात ऐसे बन गए कि ठीक है जी, अब डायरेक्ट वार उस तरह से न की जाए क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकती है। इसके बावजूद वो एक दूसरे को थ्रेट करते रहते हैं। लेकिन ये अमन का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अमन का अच्छा तरीका ये था कि इंडिया हमारा दोस्त होता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का कोई इम्कान ना होता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी वीजे की जरूरत ना होती, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खुली तिजारत होती, तो फिर इंडिया फॉर एग्जांपल कश्मीर पर भी इतनी बड़ी बात ना कर सकता। इंडिया को कोई हमसे गरज होती ना, हमें कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा होता, हमसे कोई इंपोर्ट कर रहा होता, कोई हमारे साथ गर्ज होती। अब उसकी हमारे साथ गर्ज ही कोई नहीं, कोई मफाद ही वाबस्ता नहीं है, लिहाजा उसका जो जी चाह उसने कश्मीर ने कर दिया। पाकिस्तान नाराज होता है तो हो, राजी होता है तो हो।
तो ये जी पीस के लिए तो जरूरी है ना कि पैसे रुपए ट्रैवल करें, चीजें आए जाएं, लोग आए जाएं। हमारे बेपनाह लोग वहां पढ़ रहे होते, उनके लोग यहाँ पढ़ रहे होते, उनकी इतनी यहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म है, उनके इतने मतलब पाक जगह हैं यहाँ, वो पिलग्रिमेज के लिए आते, हम हमारे इतने दरबार हैं, हम वहां जाते। जो वहां पर मुसलमान रहते हैं उनके लिए हम मसाइल खड़े न करते, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अमन सिर्फ ये नहीं है भाई हम एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर रहे, अमन वो सारा कुछ है जो हम एक दूसरे की कम्युनिटी को के साथ जैसे बर्ताव कर रहे हैं। अब जो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जाहिर है वो ट्रबल में है, और अगर पाकिस्तान और इंडिया के तलकात आपस में अच्छे होते तो शायद बीजेपी को हुकूमत में आने के पास एक नुक्ता कम हो जाता, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रेटरिक है वो तो ना होता, फिर वो न चलता। तो उसमें हमारा कसूर बहुत ज्यादा है, और हमें तो जाहिर है एज ए पाकिस्तानी पैट्रियाट हमें तो अपने कसूर का जिक्र करना चाहिए ना, जो कुछ हम कर सकते हैं हमें तो उसकी बात करनी चाहिए ना। और मलिक साहब, इंडिया में मुसलमानों का जो मसला है, वो तो हम बहुत अरसे से यही कहते आ रहे हैं कि उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनकी नस्ल कुशी हो रही है। भुट्टो साहब ने 1968 में कह दिया था कि उनकी तो जनाब वो एक्सटर्मिनेशन हो रही है, उनका खात्मा किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि 1947 में वो 9.5% थे, अब वो 15-16% हैं आबादी का। तो हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि कितनी अकलियतें थी 1947 में और अब कितनी हैं। इवन बांग्लादेश में देख लें, वहाँ पे 28% नॉन मुस्लिम्स थे, आज वो बमुश्किल 8% हैं। तो हम जो है कभी अपना मुहासबा नहीं करते, अपने गिरबान में नहीं झांकते, लेकिन इंडिया के मुसलमानों की हमें बहुत फिक्र होती है। और एक इंडियन मुसलमान का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते हैं यार हमारी फिक्र करना छोड़ दो, तुम अपने मसाइल पे तवज्जो दो और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आप तो चले गए थे फातिहा पढ़ के हमारे ऊपर, और उस वक्त जना साहब भी यही मशवरा उनको दे के आए थे कि भाई अब आप रियासत के लॉयल सिटीजन बन के रहें, क्योंकि कोई रियासत भी डिसलॉयल सिटीजन्स को पसंद नहीं करती। तो सर, इमरान खान का क्या फ्यूचर देखते हैं? उनकी पार्टी तो लगता है कि बिल्कुल बिखर गई है, और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं, और हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लोग छोड़ने का ऐलान करते हैं। तो क्या क्या देखते हैं, क्या हुआ इस पार्टी को? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आई फील वेरी सैड कि पार्टी का जो इस तरह से जो अननेचुरल डेथ है किसी भी पार्टी की लीडरशिप की, वो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही है ना कि 9 मई ने के सारे रौले ने, सारा जो शोरो गोगा हुआ, उससे फिर वही एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे मानों में फौज मजबूत हो गई। तमाम उस पर जितने दाग थे बाजवा साहब के और जनरल फैज हमीद के और 2018 की रिगिंग के या उससे पहले के और हाइब्रिड रिजीम के और उनके बजट की बर्बादी के, वो सारे के सारे दाग इस वक्त धुल गए, और हर बंदा जुलूस निकाल के कह रहा है कि जी पाक फौज ही ने इस मुल्क को बचाया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे पाक फौज इंपॉर्टेंट नहीं है, पाक फौज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये कहने में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान आज बहुत खराब हालत में है, और उस हालत में इसलिए है क्योंकि फौज ने आइन पर अमल नहीं किया। और या फौज या मार्शल लॉ होता है या मार्शल लॉ लगने का डर होता है, यानी कि किसी वक्त भी आईनी हुकूमत नहीं होती इस मुल्क में, या हाइब्रिड रिजीम है पिछले इतने सालों से चल रहा है, या डायरेक्ट फौज की हुकूमत होती है। और ये मुशर्रफ को अगर 2007 गिने तो 2007 से 23 तक ये सबसे लंबा पीरियड है जिसमें डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं है पाकिस्तान में। इतना लंबा पीरियड कभी नहीं है, पहले ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल का पीरियड रहा है। तो ये सबसे लंबा पीरियड है, और लंबा होने की वजह दो वजूहत है। एक तो ये कि मुल्क इतना बर्बाद हो गया है कि अब कोई डिक्टेटर आके इसको चलाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें पैसे ही नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि जो हाइब्रिड तरीके से उन असल हुक्मरान वही होते हैं और आगे सिर्फ उनके एक पपेट बैठा होता है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे वो इमरान खान। तो जो एक थोड़ी सी उम्मीद बनी थी ना कि बेनजीर और नवाज शरीफ ने थोड़ा सा सिस्टमैटिक काम करना शुरू किया था, फौज को थोड़ा पीछे धकेलना शुरू किया था, तो वो उस वक्त जब यानी कि नवाज शरीफ जब पूरा जोर लगा रहा था, फौज को कंधे की जरूरत थी, उस वक्त पीटीआई ने कंधा दिया। अब जब बिल्कुल फौज सख्त खराब हालत में थी,
पूरे मुल्क में इंतहाई माशी खराब हालत थी, महंगाई थी, लोग पिट रहे थे और सारा इल्जाम हाइब्रिड रजीम और फौज पर लगा रहे थे क्योंकि फौज की सारी गलती है। उस वक्त फिर शहबाज शरीफ ने आके कंधा दिया और फौज फिर न्यूट्रल होके बैठ गई और सारे का सारा इल्जाम पॉलिटिशियंस ने अपने सर पर ले लिया। तो ये इसको मैं ऐसे देखता हूं कि ये इससे कुछ बदलने वाला नहीं। पीटीआई नहीं आएगी तो नून आ जाएगी, नहीं तो पीपी आ जाएगी, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं। अगला रिजीम भी हाइब्रिड ही रहेगा क्योंकि अगला रिजीम जो भी आएगा वो फिर फौज के साथ मिलकर ही आ रहा है, विच इज वेरी वेरी सैड। तो क्या देखते हैं आप, हल क्या है फिर इन हालात में? हाल ये होता ना कि जैसे मतलब कोई भी ऐसी सूरत निकले, जाहिर है चूंकि हाइब्रिड रिजीम है, इसका मतलब है आपको वीक पॉलिटिशियंस चाहिए तभी हाइब्रिड रिजीम हो सकता है। अगर पॉलिटिशियन स्ट्रांग हो गए तो वो फिर हाइब्रिड रिजीम चलने नहीं देंगे, वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। जब तक किसी भी पार्टी के मंशूर में ये नहीं लिखा होता कि हम फौज का बजट कम करेंगे, हम इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ तल्लुकात अच्छे करेंगे, हम सारी दुनिया में अपना इमेज बेहतर करेंगे, हम मजहबी आजादी देंगे, हम एक सेकुलर स्टेट होंगे, हम फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जोर देंगे, हम तालीम पर जोर देंगे, हम हर साल फौज का बजट 10%, 20% कम करेंगे, हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बेहतर करेंगे। जब तक ये सारी बातें किसी पार्टी के मंशूर में नहीं लिखी होती होंगी, तब तक पाकिस्तान में किसी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। तो मैं तो बहुत मायूस हूं, विच इज वेरी वेरी सैड, लेकिन हूं मैं मायूस। लेकिन मलिक साहब, ये भी कहा जाता है ना जी कि फौज जो पहले इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की हामी नहीं थी, इमरान दौर में जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने एक इनिशिएटिव लिया और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की। लेकिन उस पर जो है इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हट गए। उनको मुबैना तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर हमने ये इनिशिएटिव एक्सेप्ट कर लिया तो हमें लोग गद्दार कहेंगे और हमारी जो है पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। वो यही था बेसिकली कि इंडिया के साथ स्पोर्टिंग रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस बहाल कर दिए जाएं और नरेंद्र मोदी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो आएँ और इन सब ताल्लुकात का ऐलान करें और कश्मीर इशू को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। तो इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था? अगर इमरान खान बाकी पार्टियों को भी एतमाद में लेते तो जनरल बाजवा का तो ये कहना है कि वो तो बड़े खुश थे इनिशियली कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, लेकिन जब वो हुआ तो ही चिकन्ड आउट। बुनियादी बात यह है ना कि इट्स नॉट हिज बिजनेस। जनरल बाजवा कौन होता है? ये उसका बिजनेस नहीं है। जब वो करेगा तो ये बड़ा टेम्परेरी, बड़ी आर्टिफिशियल बुनियाद है। इट्स नॉट हिज बिजनेस। वो तो ये तो करना चाहिए था ना कि गवर्नमेंट को करना चाहिए था। दूसरी बात जो है वो ये कि जो यानी पॉलिटिकल सपोर्ट को मोबिलाइज करना है ना पब्लिक लेवल पर कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो बिल्कुल पॉसिबल है अगर कोई गवर्नमेंट सिंसियरली करेगी और फौज उसमें अपना पंगा नहीं लेगी, अपना नैरेटिव नहीं देगी, हमारे टीवी को फीड नहीं करेगी, तो फिर बहुत अच्छे हो सकते हैं तल्लुकात। क्योंकि पीपल टू पीपल लेवल आप बहुत लोगों इंडियंस को मिले होंगे और आपको अंदाजा है कि कितने फ्रैंक और कितनी जल्दी दोस्ती होती है और कितना हर बंदा ये चाहता है कि ये दोनों कम्युनिटीज जो दोनों साइड पर इंडियन और पाकिस्तानी हैं, ये बहुत एक दूसरे के करीब हैं, इनको एक दूसरे के करीब होना चाहिए। तो कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे भी जो मीडिया है, मतलब पाकिस्तान ने पिछले 40 साल में ये साबित किया है कि कौम को जिस तरफ हुकूमत और रियासत लगाना चाहती है वो लगा सकती है। मसलन हमने ठीक ठाक पाकिस्तान को जो 70s तक था उसको एक जिहादी पाकिस्तान में बड़े आराम से तब्दील कर दिया और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, फिरकावारियत कैसे आ गई, जिहाद कैसे आ गया, कितने लोग हमने अपने मरवा दिए, टीटीपी बन गई, सारी दुनिया में हमारे फाइटर्स जाते हैं, जाके मतलब सुइसाइड बॉम्बिंग करते हैं। तो यानी जब गवर्नमेंट ये चाहेगी सिंसियरली तो ये नैरेटिव बदलने में 5-7 साल लगेंगे, बल्कि इससे भी कम वक्त लगेगा। ठीक है, जब लोग उसके फ्रूट देखेंगे, जब लोग, तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड इट इज पॉसिबल। ये तो यानी ऐसे ही बैठ के तो एक जनरल के हाथों
ये कह देना कि जी 20 साल के लिए ये कर दें और अब हम इंडिया के साथ अपना रूट खोल दें, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल या रीजनेबल एफर्ट नहीं है। इट लुक्स वेरी आर्टिफिशियल, क्योंकि इट्स नॉट, ये एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं है ना कि वो इंडिया के साथ तल्कात अच्छे कर, ठीक है। ये मतलब गवर्नमेंट का काम है, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का काम है, इसमें लोगों का काम है और सारी मिनिस्ट्रीज इसमें। फिर सबसे पहले तो हमें ये मुआहदा इंडिया के साथ करना चाहिए ना कि हम एक दूसरे के मुमालिक की स्पाइंग किस लेवल की नहीं करेंगे, किस लेवल पर करेंगे, एक दूसरे पर गोली क्यों नहीं बरसाएंगे, कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी रहेगी, वीजा कैसे खोलेंगे। ये वो सारी चीजें ना जिनको बुनियादी तौर पर डिस्कस करने और हल करने की जरूरत है। जी अच्छा सर, जनरल बाजवा का ये कहना है कि वो उन्होंने एतमाद में लिया था इमरान खान को, उनकी गवर्नमेंट एतमाद में थी और वो बड़ी तारीफ़ें किया करती थी कि हम एक पेज पे हैं, और जब उनकी मुआशी मुश्किलात भी होती थी तो बाजवा साहब जाते थे। तो हमारी तो शिकायत जो है, जो सिविल सोसाइटी है, उसकी यही थी कि मिलिट्री सपोर्ट नहीं करती इंडिया के साथ इनिशिएटिव को, किसी भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और नवाज शरीफ को निकालने की एक बड़ी वजह यही थी कि वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाह रहे थे। तो अब ये बड़ी आयरनी है कि जब मिलिट्री तैयार हुई तो हमारी सिविलियन लीडरशिप जो है वो चिकन आउट कर गई। और मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर कि अगर वो मीडिया ही को ओपन कर देते, मीडिया को इनकरेज करते कि भाई आप ओपनली डिबेट करो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को, कश्मीर के इशू को, कोई कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात हो कि कश्मीर के इशू ने हमें कितना फ़ायदा दिया है, कितना नुकसान किया है, ओपन डिबेट ही हो जाती तो मेरा ख्याल है 6 महीने में अवाम एजुकेट हो जाते। अब क्या है कि हमने अवाम को एजुकेट नहीं किया कश्मीर इशू पे भी। क्या नॉलेज लेवल है लोगों का? आप बाजार में चले जाएं, लोगों से पूछें कि कश्मीर का मसला कैसे पैदा हुआ, तो 1% तो क्या 1000 में से एक आदमी भी शायद आपको ये बताने की पोजीशन में ना हो कि मसला कश्मीर पैदा कैसे हुआ। लेकिन हमने उसको लाइफ एंड डेथ इशू बनाया हुआ है। तो जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को तो वो इसी तरह इमोशनल तरीके से सोचेंगे। तो हम तो ये भी नहीं कर सके कि मीडिया ही को ओपन अप कर देते। और अब भी हमारे जो हैं ऐसे लोग, रिटायर्ड एम्बेसडर, वो बड़े फिक्रमंद होते हैं कि सोशल मीडिया क्यों ये आपस में इंटरेक्शन कर रहा है और ये क्यों इंडिपेंडेंट लाइन लेते हैं, ये क्यों हमारी लाइन को आगे क्यों नहीं बढ़ाते। ये बात बिल्कुल सही है। अगेन मैं वही कह रहा हूं कि हमें जनरल बाजवा से शिकायत ये नहीं है, कि बुनियादी शिकायत ये है ना कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल फौज करती है, विच इज नॉट गुड। They should not do it. They are not trained to do it. It is not their job. This is not what they are paid for. This is not what they take oath for. ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब जाहिर है इंडिया के साथ दोनों तरफ से मतलब उनका भी बड़ा खराब मीडिया है जो बड़ी बुरी तरह से फीड करता है अपने लोगों को, हमारा भी बहुत खराब मीडिया है जो बहुत गलत इंफॉर्मेशन देता है। सिर्फ यही नहीं कि हम ठीक इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि हम गलत इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि उसको मजीद डबल ही खराब करती है। तो इंडिया के साथ तल्कात यानी ऐसे नहीं होगा कि पाकिस्तान की कोई एक साइड ठीक हो जाए, टाइम लगेगा। लेकिन जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली इलेक्शन नहीं जीतेगी, ये कहकर कि कि ये पहले इस बात को तस्लीम करना जरूरी है कि इस मुल्क में हाइब्रिड रिजीम है और हमने इस हाइब्रिड रिजीम को खत्म करना है। लोगों को अपने अपने दायरा कार के अंदर रहना है और उसके तहत फिर हमने ये देखना है कि हमने कर्जे कितने लेने हैं। अभी तक हम कितने कर्जा, हमारा मतलब है इस वक्त हमारा बजट कितना खराब सूरत हाल में है, कितना हम कर्जों की वापसी के लिए नए कर्जे लेते हैं। तो एक ऐसे घर की क्या सूरत हाल होगी ना जो कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए फिर कर्जे ले रहा हूं। यही मुल्कों की भी सूरत हाल है। तो जब तक आप इन बुनियादी बातों का जिक्र नहीं कर पाएंगे और फिर आपको ये डर नहीं होगा कि अगर मैं ये लाइन ले रहा हूं तो फिर इसका मतलब है मेरे इलेक्शन जीतने का कोई चांस नहीं है, तो जब तक ये वाले खौफ खत्म नहीं होंगे, जब तक यानी फौज को सियासतदानों की तरफ से ऐसे सिर्फ खुशामदी और मोहरे नहीं चाहिए होंगे, तो तब तक सूरत बहुत खराब हो जाएगी। और अब चूंकि सूरत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो मेरा ख्याल ये है कि मतलब अभी तक मेरा ख्याल था ये 9 मई के बाद जो फौज ने एक एक्सप्लोड किया है ना कि भाई अब दोबारा से फुल थ्रॉटल पे
पॉलिटिक्स का खात्मा है और हर चीज वही चल रही है जो फौज मानती है। और अभी आगे बजट के दिन है, ठीक है, जिसमें अगले साल की सारी चीजें तय होनी है। तो उस वक्त तक मतलब है ये दिन और भी मायूसी के हैं। 9 मई अगर अच्छा था ना होता, होना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 9 मई के बारे में मैं तो 9 मई के बारे में सरप्राइज भी नहीं हूं और बहुत सैड भी नहीं हूं, क्योंकि कौन सा कोई इस मुल्क में कौन सी चीज है जो बर्बाद नहीं हुई। मस्जिदें बम हुई हैं, इमाम बारगाहें बम हुई हैं, सारे बाकी मज़ाहिब के जो मजहबी इबादत गाहें होती हैं वो बम हुई हैं, लोग बम हुए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तो लोग हैं ना जिनको तकलीफ होती है। बिल्डिंग्स तो उतनी उतनी नहीं है। अब एक कोर कमांडर का घर है या एक कहीं जहाज लगा हुआ है, वो बेजान चीजें हैं, उनको तकलीफ नहीं होती, ठीक है। उनकी उतनी ही अहमियत रखें जितनी उनकी सिंबॉलिक अहमियत है। असल अहमियत इस बात की है कि हम अपनी यूथ को कहां ले आए हैं कि वो ये तक करने को तैयार हैं, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हैं। ऐसे फरोई मसाइल के लिए हम 1 मिनट में सड़कें भर देते हैं, जबकि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। ये जो है ना कि हमें असल इशू का पता ही नहीं है, और बस वासिफ अली वासिफ को सुन सुन के तो हम समझते हैं कि हम नूर हैं, हम तो 27 दिसंबर को पैदा हुए थे, हम तो एक नजरियाती कौम है, हम बड़े गैरतमंद हैं, हमारा तो कुछ मसले। तो ये वाले प्रॉब्लम्स है ना, जब तक हम असल इशू की तरफ नहीं जाएंगे। जी, 27 रमजान 27 रमजान, सॉरी। अच्छा, आपने मलिक साहब कहा कि हमें सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि अगर हम सेकुलर हो जाएं तो पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि एक मुल्क जब बन जाता है तो उसको फिर 24/7 अपना वजूद साबित करने और उसको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तो आपको फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। तो आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी अगर हमें सेकुलर सिस्टम ही बनाना था तो फिर हम यूनाइटेड इंडिया में क्यों ना रहते, अलग मुल्क क्यों बनाने की जरूरत पेश आई? अब ये सवाल अब इतना आम नहीं है। मतलब है, पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट हकीकत मुल्क है जिसकी जोग्राफियाई सरहदें हैं, जो भी अंदर मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं। वो मसाइल तभी खत्म होंगे जब हम अपने इख्तलाफात को कम करने की कोशिश करेंगे। मजहब बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लोगों के लिए, लिहाजा लोगों की मजहबी आजादी होनी चाहिए, मजहब के हवाले से लोगों की तालीम होनी चाहिए। मजहब की तालीम नहीं होनी चाहिए, मजहब के हवाले से तालीम होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मजहब दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट करें, दूसरों के इस राइट का रिस्पेक्ट करें कि वो कोई भी मजहब अपना सकता है। तो इसलिए सेकुलर हुए बगैर तो कोई चारा ही नहीं है ना। सेकुलर हुए बगैर तो आप इस मुल्क का जो रास्ता है वो सीधा कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो, और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हमें सिर्फ, मैं तो कहता हूं हमें पुश करना चाहिए, हमें फैमिली प्लानिंग को पुश करना चाहिए, क्योंकि हम इतने लोगों को सहार सकते ही नहीं। हमारा जो एनवायरमेंटल इशू है जाहिर है वो फैमिली के साथ मिलकर, फैमिली प्लानिंग न होने के साथ मिलकर, फैमिली साइज के साथ मिलकर हमें मजीद, हमारी बर्बादी जो है उसकी स्पीड हर रोज पहले से ज्यादा हो जाती है। जब इमरान खान की हुकूमत थी लोग कहते थे बहुत तंग थे, तो मैं हर जगह कहता था कि इससे अगली हुकूमत चाहे जिसकी भी हो उससे खराब होनी है। उसकी वजह है कि हर अगले साल आप पर ज्यादा कर्जे हैं, हर अगले साल आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, हर अगले साल आपके लिए, आपके पास आवाम के लिए पैसे कम बचने हैं। सो व्हाट कैन यू डू जब तक आप इन बुनियादी चीजों को तस्लीम न करें। और पाकिस्तान तो टूट गया था जब मुसलमान था, उस वक्त तो पाकिस्तान सेकुलर नहीं था, उस वक्त भी तो टूट गया था। जी, और मलिक साहब, सेकुलरिज्म के बारे में हमारा रवैया इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है जिसको कुछ लोग इंटेलेक्चुअल स्किट्सोफ्रेनिया भी कहते हैं कि हमें इंडिया में तो सेकुलरिज्म चाहिए है, अमेरिका में भी सेकुलरिज्म चाहिए है, वेस्ट में सेकुलरिज्म चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां सेकुलरिज्म जो है वो लादीनियत बन जाता है, वो कुफ्र का निज़ाम बन जाता है और हम उसको कहते हैं इर्रिलीजन, लादीनियत। तो एक तर्जुमे का भी प्रॉब्लम हमें दरपेश है कि इंडिया में जमात इस्लामी ये कहती है कि यहाँ पे सेकुलर निज़ाम होना चाहिए, जमीयत उलमा हिंद भी ये कहती है, बाकी मुसलमान भी ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म में हमारी बका है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन
वागा के उधर उधर अच्छा है, इधर अगर आप आ जाएं 2 कदम इधर रख लें तो यहाँ पे वो बुरा हो जाता है। और फैमिली प्लानिंग की आपने बात की, जमात इस्लामी के जो बानी थे, जो फाउंडर थे मौलाना अबुल आला मौदूदी, मौदूदी साहब ने फैमिली प्लानिंग के खिलाफ बाकायदा एक किताब लिखी। लेकिन आज आप देखिए जमात इस्लामी का कोई लीडर ऐसा नहीं जिसके 10-12 बच्चे हों। तो वक्त के साथ साथ ये रवैये जो हैं बदल जाते हैं, मजहब के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा ही है। मौलाना मौदूदी ने यहां तक भी लिखा कि फोटोग्राफी जो है हराम है, बाकी उलमा को तो छोड़ दीजिए। तो आज उनका जो अपना अखबार है जसारत, उसको अच्छी फोटोग्राफी का अवार्ड भी मिलता है। और आज कोई मौलवी ये नहीं कहता कि फोटोग्राफी हराम है। वो फैज का शेर है ना कि कल तक जो शय थी शेख के इकराम में हराम, अब वही दुश्मन दी राहत जहां ठहरी है। तो एनी फाइनल थॉट्स मलिक साहब? बस मैं यही कहना चाह रहा था कि थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके तहत सारे लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, तो इस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी भी जोर जबरदस्ती है, अभी भी सियासतदान उसी गुलामी की हालत में है, और अभी भी हमें अपनी सियासी लीडरशिप से को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, विच इज वेरी वेरी सैड। ना ही बगैर मुकदमात के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ना ही उनको एक जमानत के बाद दूसरी पे लेना चाहिए, ना ही तो मतलब है ये कि सारी की सारी सूरत हाल जो इस वक्त है, ये इसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हर अगला दिन पहले से कम उम्मीद लाता है, विच इज वेरी वेरी सैड। लेकिन मलिक साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि इमरान खान वही कुछ काट रहे हैं जो उन्होंने बोया। कितने अपोजिशन लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट करवाया। मसलन राना सनाउल्लाह की मिसाल मैं कई लोगों को ये दे चुका हूं कि एक बिल्कुल बोगस केस बनवाया गया और उनके अपने जो थे मिनिस्टर कैबिनेट के कोलीग फवाद चौधरी ने टीवी पे बैठ के कहा कि हमें ANF के जो लीडर जो उसके हेड आए थे उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी कैबिनेट को, और मैं 3-4 सवाल मैंने किए और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि ये बिल्कुल बोगस केस है। उनका एक इतना अहम मिनिस्टर फौरन इस नतीजे पे पहुंच गया। तो वो लीडर जिसने इंसाफ के नाम पे एक पार्टी बनाई, वो दिन रात जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, 10 मिनट की अगर वो गुफ्तगू करें तो 20 दफा वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेटस। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर यह नहीं कहा कि यार ये अगर बोगस केस है तो इसको खत्म करो। या फवाद चौधरी ही कहते हैं कि उन्होंने मुझे अलहदगी में बुलाया और मुझसे पूछा कि कैसे तुम कहते हो कि ये बेबुनियाद केस है। तो अगर आप अपने दौर में जब इतना आपका इंसाफ पे जोर है, पार्टी का नाम आपने तहरीक इंसाफ रखा है, आप इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों से क्या तवक्को करेंगे? सर उस वक्त जब ये हो रहा था तो वो गलत था, अब भी जब हो रहा है तो ये गलत है। जब तक हम इसको गलत नहीं कहेंगे ये रुकेगा नहीं। इट वॉज वेरी रॉन्ग जब उस वक्त हो रहा था। लोगों को बिला वजह कई बड़े शरीफ जो लोग थे सियासतदान, उनको 6-6 महीने या इससे भी ज्यादा अंदर रखा गया। इट वॉज वेरी सैड, इट वॉज अनलॉफुल, इट वॉज बैड, इट वॉज रॉन्ग। एक्जैक्टली द सेम सिचुएशन टुडे, इट इज ऑल रॉन्ग। अगर आप एक बंदे को भी ऐसे को पकड़ेंगे जिसका कसूर नहीं है और उस पर बोगस केस बनाएंगे, इट इज रॉन्ग, इट्स इनकरेक्ट, इट शुड नॉट बी डन। और ये जो कहा गया था कि जी इमरान हमारी रेड लाइन है, तो ये कितनी रियलिस्टिक बात थी? इसलिए कि पूरी दुनिया में लीडर्स गिरफ्तार होते हैं और आपके पास जी, और आपने जनाब बिल्कुल वो कहा कि जी अगर हमारा लीडर गिरफ्तार हो गया तो हम हर चीज को तबाह कर देंगे। तो ये भी तो लीडरशिप का फॉल्ट है ना कि आपने अपने वर्कर्स को इस हद तक इंसाइट किया, इस हद तक प्रोवोक किया कि उन्होंने इतना ज्यादा वायलेंस किया और आपकी पार्टी जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई। ये तो इतनी शर्मनाक बात है ना कि जिसकी हद ही नहीं। असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि पुलिस का एक सिपाही वारंट लेकर सीधा इमरान खान के पास जाता, बाहर हजारों पीटीआई के लोग खड़े होते और कानून के मुताबिक कोई उसको हाथ ना लगाता और वो इमरान खान को वहां से गिरफ्तार करके आके थाने में बंद कर देता। असूलन तो ये होना चाहिए। वो इल्जाम गलत है या इल्जाम सही है, उसका फैसला फिर अदालत में होता, लेकिन असूलन तो ये होना चाहिए था। दिस इज वेरी शेमफुल, दिस इज डिसग्रेसफुल फॉर द लीडरशिप एज वेल। मतलब पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी ये बड़ा डिसग्रेसफुल है।
जैसे फर्ज किया मुजीबुर रहमान को, अगर उसने आधे से ज्यादा पाकिस्तान जीत लिया था, ठीक है, उसके पास 50% से ज्यादा सीटें थी, उसके बाद उसको जाकर उसके घर से गिरफ्तार किया, तो किस तरह से उठ के वो एक सिपाही के साथ या दो सिपाहियों के साथ उठ के चल पड़ा और बाहर गाड़ी में बैठ के थाने पहुंचा दिया गया। दैट इज व्हाट द ग्रेस इज। ठीक है, तो ये तो मतलब है, इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि रेड लाइन किसी को मुकर्रर करना, किसी को अबव द लॉ मुकर्रर करना, किसी को, जैसे फौज कहती है मुशर्रफ उनके लिए रेड लाइन है, या बाजवा उनके लिए रेड लाइन है। ठीक है, दे आर ऑल क्रिमिनल्स। अगर उन्होंने क्राइम्स किए हैं तो लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। तो जाहिर है, जब आप एक बंदे को उठा के, जैसे मुशर्रफ को अदालत में ले जाने की बजाय राहिल शरीफ थे, रास्ते में उन्होंने उनको उठाया और ले गए, AFIC जाके दाखिल करा दिया। उसके बाद मुशर्रफ ने इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के खुद कहा कि फौज ने मेरी मदद की वहां से निकलने के लिए। तो उसके बाद फिर कौन सा लॉ रह जाता है? ये लॉ की बराबरी की जब बात होती है, तो मैंने एक कॉलम लिखा था इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ, तो मैंने कहा लॉ सबके लिए बराबर है, तो फिर इमरान खान को ये चाहिए था ना कि जिस हॉस्पिटल में एक्चुअली कानून के मुताबिक उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए था, वहां इमरान को जाना चाहिए था, वहां पर अपना चेकअप करवाता, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाता, उसको लेके पुलिस के पास जाता, फिर पुलिस उसकी FIR दर्ज करती। लेकिन वो किसी भी अथॉरिटी के सामने पेश होने के अबव एवरीथिंग है ना, अबव द लॉ है। तो फिर कानून फिर कैसे हो सकता है? फिर तहरीक इंसाफ कैसे हो सकती है? फिर तहरीक इंसाफ सिर्फ नाम की हो सकती है। जी, अभी उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो क्रैकडाउन है, इस तरह का क्रैकडाउन कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि उनको 71 वाले क्रैकडाउन का कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में जालिब ने क्या खूब कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।